नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये डीएसओ मेंस जीएस 2 का पेपर है जिसमें बीपीएससी मेंस के जैसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक से एंड करंट अफेयर सारे सेक्शन में जोड़ देंगे। तो इन सभी सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार से बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आता है, सेम पैटर्न पर इसमें भी पूछे जाते हैं। सवालों को देखिए, खास तौर से जिनका 71 मेंस है, जो 72 की तैयारी कर रहे हैं। जीएस 2 में साइंस एंड टेक सेक्शन के सवालों को देखिए, इतना डाइवर्सिफाई हो गया बीपीएससी का साइंस एंड टेक का सेक्शन कि आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। कहाँ से सारे सवाल पूछा गया है? एक जगह से, न्यूज़पेपर से। ये तो आपको पढ़ के ही लगेगा, जब मैं सवाल बताऊंगा आपको लगेगा कि हाँ, ये चर्चा में था और वहीं से पूछा गया है। देखिए पहला सवाल क्या है, बहुत आसान है। डीपीएसपी से सवाल पूछा गया है। राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत भावी सरकारों को नागरिकों के समान कल्याण के लिए कानून बनाने हेतु निर्देश देते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। डीपीएसपी किसी कानून के निर्माण के लिए राज्यों को किस प्रकार से निर्देश देते, बस वही बताना है। बात खत्म हो गई। तो बहुत आसान सवाल है। 356 यानी कि क्या हो गया? राज्य आपातकाल, जिसको राज्य का संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति शासन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन संविधान के सबसे विवादास्पद और चुनौती भरे अनुच्छेदों में से एक रहा है। उदाहरण सहित इसका विश्लेषण कीजिए, एग्जाम्पल सहित इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, विवादास्पद क्यों रहा है ये बताना है, फिर इसकी आवश्यकता को भी बताना है, क्यों जरूरी है ये। सांप्रदायिक हिंसा में कमी आ रही है, बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, पिछले महीने का ही करंट अफेयर है, मैंने पढ़ाया था। बिहार सरकार के पुलिस का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि गंभीर अपराध जो हैं बिहार में, इसमें भारी कमी देखी गई है। उसके दौरान हमने सांप्रदायिकता से जुड़े हुए डेटा का भी एनालिसिस किया था करंट अफेयर के वीडियो में, वहीं से यह सवाल पूछा गया है। बिहार के संदर्भ में पूछा गया, वो भी शॉर्ट आंसर में सवाल पूछा गया है। लॉन्ग से भी ज़्यादा जो परेशान करेगा आपको एग्जामिनेशन में, वो शॉर्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है बीपीएससी ने। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है दरअसल में, लेकिन जिन्हें पता हो उनके लिए आसान है, नहीं तो जिनको नहीं पता होगा कठिन लगेगा उनको। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा में बहुत अंतर होता है, इसे आप जरूर पढ़ करके जाते होंगे। और केशवानंद भारती वाला एक केस है और एक दूसरा हो जाएगा। आसान है ये तुलनात्मक रूप से। भारत में गठबंधन राजनीति अस्थायी है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। गठबंधन की राजनीति का हमने कई बार आलोचनात्मक मूल्यांकन बच्चों से लिखवाया है और वहीं से यह सवाल पूछा गया है। इस बार अंतर से बीपीएससी में 2 सवाल पूछे गए, एक लॉन्ग फॉर्मेट का भी सवाल है, उस पर भी चलेंगे। देखिए इस लॉन्ग फॉर्मेट का पहला सवाल क्या है? भारत में सरकार के 3 अंग हैं, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संबंध की संवैधानिक दृष्टि क्या रही है? संवैधानिक रूप से संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका में क्या संबंध है? पिछले दशक में व्यवहार में इनमें क्या परिवर्तन आए हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या क्या इनमें परिवर्तन देखे हैं आपने पिछले दशक में? तो तनाव बढ़ा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, खास तौर से कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के इन दोनों से बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ा है। उसको आपको उदाहरण सहित आलोचनात्मक यानी कि कमियों को दिखाते हुए आपको चर्चा करनी है। कठिन सवाल, वाकई कठिन सवाल। बीपीएससी मेंस के सवाल स्टैंडर्ड नहीं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के बनाती है। यूपीएससी स्टैंडर्ड को कई बार टच कर जाती है। तो ये उसी का सबसे शानदार उदाहरण रहा। कितना भी पढ़ के जाएंगे, एक सवाल तो आपको सरप्राइज करेगा। हालांकि लिख सकते हैं इसे, वो उतना भी जो पढ़ते हैं उनके लिए कठिन नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। पहले संबंधों को बताना है, फिर आपको उसकी कमियों को डिटेल में बताना है पिछले दशक के दौरान के एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट सवाल अंतर से पूछा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय SC एंड ST कमीशन के बीच में क्या अंतर है? तो महिला आयोग संवैधानिक नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, जबकि ये दोनों क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये दोनों संवैधानिक है, यह गैर संवैधानिक है। असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक है, मतलब कि इसको एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। दोनों के जो सदस्य होते उनकी नियुक्तियों में भी अंतर है, दोनों के कार्यक्षेत्र में भी अंतर है, तो यही आपको इसमें बताना था। दूसरा भी इसका पक्ष है। यह सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यानपूर्वक, 19 + 19 = 38 लिखा हुआ है, यानी कि अंतर लिखना, पहले 19 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेगा, और दूसरा जो है अपने अपने समूहों के अधिकार की रक्षा में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस विश्लेषण को में से आप अगर आप लिखते हैं तो इसमें 19 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना 19 + 19 = 38 लिखा हुआ, इससे पहले में तो केवल 38 लिखा हुआ था। तो दो हिस्से हैं इसके। बहुत ही शानदार सवाल यह पूछा गया। संवैधानिक आयोग को एक नॉर्मल आयोग से तुलना करके आपसे सवाल पूछा गया है। बहुत ही शानदार सवाल है यह। एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। उदारीकरण प्रक्रिया के बावजूद भारतीय राज्य ने विभिन्न कल्याणकारी नीतियां विकसित की है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कल्याणकारी राज्य के बदलते स्वरूप की विश्लेषण कीजिए। इस मुख्य रूप से डीपीएसपी की चर्चा करते हुए जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमें मिलती है, आज़ादी के बाद से जो बड़े बड़े कार्यक्रम आप देखते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए, उन सभी की आपको डिटेल में चर्चा करनी है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से ही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, यह पिछले साल भी पूछा गया था बीपीएससी में। राजनीतिक अपराधीकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है, कैसे ये बताना है। उत्तर भारतीय राज्य के संदर्भ में इस प्रक्रिया की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। राजनीतिक अपराधीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है, पहले आप इसे बताएंगे क्यों खतरा बना हुआ है, उसके बाद से आप इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। ये सवाल तो रटा रटाया सवाल है, इसमें कुछ भी अलग नहीं पूछा गया है। अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन है। राजकोषीय घाटा क्या है, यह राजस्व घाटे से कैसे अलग है, भारत में मौजूद राजकोषीय घाटे की स्थिति का वर्णन करें, राज्य राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा, ये आपसे पूछा गया। 3 + 3 + 3 + 3 करके दिया गया है, यानी कि 3 सवाल हैं इसमें, और तीनों 3-3 नंबर के। पहला है 3 नंबर का, दूसरा है 3 नंबर का, और ये तीसरा जो है ये भी है 3 नंबर का। सीडीबी क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पूछा गया है। बंजर भूमि किसे कहते हैं, भारत बंजर भूमि का कौन सा वर्गीकरण मौजूद है, संक्षेप में उसका वर्णन करें। रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, विदेशी मुद्राओं के विनिमय दर की गति को कैसे नियंत्रित करता है, ये आपसे पूछा गया है। जीविका दीदी कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये क्या था, शॉर्ट आंसर इकोनॉमिक्स के जो पूछे गए हैं डीएसओ की एग्जामिनेशन में। इसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब इसमें लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल देखिए क्या है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वर्तमान स्थिति है, उसकी कमियों को हाईलाइट करते हुए आपको वर्णन करना है। ये 15 नंबर का है। बिहार में विनिर्माण उद्योग की धीमी वृद्धि में योगदान देने वाले कारक की जांच करें, ये 8 नंबर का है। और लास्ट का जो है, बिहार में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों की रूपरेखा को बताएं, ये 15 नंबर का है। तो 15 + 15 + 8 नंबर का यह सवाल हो गया। सवाल के 3 सेक्शन हैं, तीनों के अलग अलग मार्क्स भी एलोकेट किया गया, और बहुत आसान सवाल है। बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं विकसित होते हैं, कारण बताएं, परिणाम बताएं, कैसे हो सकता है, समाधान बताएं। तो उसी सवाल को जोड़ जोड़ के इन्होंने पूछ लिया है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के उद्देश्य से विकसित भारत की मुख्य विशेषताओं की जांच करें। कुछ दिन पहले ही मैंने लिखवाया है इंडिया @2047। 2 दिन पहले इकोनॉमिक्स में मैंने लिखवाया है बच्चों से। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में संस्थागत व राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करें। विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने मानव पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन करें कि कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल किस प्रकार से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हमें मदद कर सकता है। मैंने 2-3 दिन पहले लिखवाया कि विकसित भारत @2047 है क्या। क्यों लिखवाया मैंने, क्योंकि यह सवाल कहाँ से है, नियोजन टॉपिक से, प्लानिंग टॉपिक से है, जो बीपीएससी मेंस सिलेबस का पहला टॉपिक है, आर्थिक नियोजन।
पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी, उसकी जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें ही आई है। अमृत भारत इसको कह दिया जाता है, विकसित भारत कह दिया जाता है। वहीं से सवाल पूछा गया, बहुत ही शानदार सवाल है यह। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। जलवायु परिवर्तन भारत के भौतिक मानवीय दोनों इकोसिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ दशक में भारत में कृषि, तटीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, शहरी इलाकों, कुल मिलाकर के आर्थिक खुशहाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। भारत के भौतिक व मानवीय यानी कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि, भारत का जो भूगोल है उसके लिए भी, और मानव यानी कि ह्यूमन दोनों के लिए एक चैलेंज हो गया है क्या, तो जलवायु परिवर्तन क्या है, तो क्लाइमेट चेंज जो है ये दोनों के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती हो गया है। तो भारत के एग्रीकल्चर, भारत के तटीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, शहरी इलाकों, इन सभी पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना है आपको। ठीक है, सवाल पढ़ के मज़ा आ रहा है आपको? वन लाइनर वाला करंट काम देगा इसमें? नहीं देगा काम, बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। बहुत ही शानदार सवाल, रटा रटाया सवाल है, जो मुझसे आंसर राइटिंग करते हैं उनको पता होगा, 20 बार लिखवाया है। भारत के प्रमुख मिट्टी के प्रकारों को वर्गीकृत करें, उनके वितरण, विशेषताओं को, अलग अलग फसलों की उनकी उपयुक्तता के बारे में बताएं। भारतीय कृषि मानसून पर कैसे निर्भर करती है ये भी बताएं। आसान सवाल था। ये जो अंतिम सेक्शन है ये 8 नंबर का है, बाकी ये जो सेक्शन है ये 30 नंबर का है। पहला सेक्शन 30 नंबर का है और ये दूसरा सेक्शन जो है ये 8 नंबर का है। एग्ज़ाम में भी लिखना गुरु, देखना कि बड़े बड़े सेक्शन को कवर कर लें, अगर ना कोई सेक्शन आए तो। साइंस एंड टेक जो है मज़ेदार है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक कुछ का मैक्सिमम हमने डिस्कस किए हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के प्रमुख उद्देश्य और मौजूद प्रगति क्या है। क्वांटम मिशन बहुत बार डिस्कस किया है। यह मिशन क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग के वैश्विक अनुसंधान में भारत की स्थिति को कैसे मजबूत करता है। भारत के इंडिया कार्यक्रम यानी कि सेमीकंडक्टर भारत में जो बनेगा उसका कार्यक्रम, किसी को याद आया? जिन्होंने लिखा होगा उन्हें याद होगा। प्रस्तावित चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स, चिप को बनाने का प्लांट्स, देश के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता और वैश्विक सप्लाई चेन की भूमिका कैसे बदलने की उम्मीद है इससे, ये बताना है आपको। सेमीकंडक्टर हर सप्ताह एक आध बार हम लोग पढ़ते ही हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी हमने पढ़ा हुआ है, वहीं से यह शानदार सा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है बंधुओं, आगे चलें। इसरो द्वारा शुक्रयान और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और गगनयान परियोजना में कौन सी नई तकनीकी प्रगतियां विकसित की जा रही है जो भविष्य के डीप स्पेस और मानव अंतरिक्ष उड़ान आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। ये हमने डिस्कस नहीं किया है, शॉर्ट आंसर का यह सवाल पूछा गया है। यह बीपीएससी का सरप्राइज फैक्टर वाला सवाल है जो आपको मिलेगा ही। इंडिया एआई मिशन का महत्व क्या है, बहुत बार डिस्कस किया हमने। एआई कंप्यूटर क्षमता, फाउंडेशन मॉडल के विकास तथा सुरक्षित एआई नवाचार इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा देगा, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इंडिया एआई मिशन, एआई में सॉवरेंटी, रेयर अर्थ मेटल, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, सेमीकंडक्टर इत्यादि। नेक्स्ट एक सवाल है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सी तकनीकी प्रगति हुई है। भारतीय अनुसंधान संस्थान इलेक्ट्रोलाइजर, इनोवेशन एंड हाइड्रोजन भंडारण तकनीकों में क्या योगदान दे रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन भंडारण करने की हमने तकनीक को विकसित किया है, याद आया किसी को? हाइड्रोजन भंडारण करने की हमने तकनीक को विकसित किया था जो आसानी से भंडारित किया जा सकता है, तो उसी के बारे में यह सवाल पूछा गया है। यह कठिन सवाल में आएगा क्योंकि बच्चे जनरली नहीं पढ़ते इन टॉपिक को। भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन एंड एंटी सैटेलाइट तकनीकों पर कौन सी प्रगति हासिल की। डायरेक्ट एनर्जी वेपन याद आया किसी को? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पढ़ा था लेजर वेपन, जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। किसी को याद आया? डायरेक्ट एनर्जी वेपन उसी को कहा जाता है। लेजर हथियार जो विकसित किए गए हैं, हाइपरसोनिक सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन और एंटी सैटेलाइट तकनीकों में कौन सी प्रगति हासिल की जा रही है। एक भारत ने एंटी सैटेलाइट के लिए प्रक्षेपण भी किया था सफलतापूर्वक।
अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी हमने पढ़ा हुआ है। वहीं से यह सवाल 6 नंबर का आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। भारत में विकसित हो रही 5G 6G संचार प्रौद्योगिकी विशेषकर 6G विजन डॉक्यूमेंट भारत 6G अलायंस इंडिया स्टैक आधारित डिजिटल इकोसिस्टम का देश के डिजिटल परिवर्तन, स्वदेशी अनुसंधान क्षमता, साइबर सुरक्षा परिदृश्य और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि आपको भारत 6G अलायंस नहीं पता हो, हमने भी इसको हल नहीं किया है, फिर भी आपसे प्रभाव पूछा जा रहा है। 5G की तुलना में 6G और तेज होगा। अगर कुछ नहीं भी आएगा तो प्रभावों को और भी सटीकता के साथ आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत ही शानदार है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है वो सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, अब वही सरप्राइजिंग है ये। नेक्स्ट देखिए कि एक इसी प्रकार का और सवाल है जो आखिरी सवाल है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत के विकास में किस प्रकार से योगदान दे रही है, हाल के पहले और उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। डिजिटल गवर्नेंस यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की डिजिटल पहलों ने भारत के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया है, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये रहा, एक बहुत ही शानदार सवाल था यह 6G वाला। उसके अलावा ये भी बहुत अच्छा सवाल है हरित हाइड्रोजन वाला, ये भी कठिन सवाल में आएगा। इंडिया AI मिशन तो बच्चे पढ़ के भी जाते हैं, ये कठिन सवाल में आएगा। तो साइंस एंड टेक का जो सेक्शन था ना बंधुओं, वो काफ़ी कठिन में आएगा। बाकी ये दोनों टॉपिक पढ़ा हुआ होता है, सेमीकंडक्टर के बारे में और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भी बच्चे पढ़ करके जाते हैं। मैंने तो पढ़ाया हुआ है, लिखवाया भी हुआ है। तो ये वो टॉपिक थे ना जो आपको सरप्राइज कर सकते। पॉलिटी में भी एक सवाल था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए 10 वर्षों का। मेंस का यही चीज़ सीखना होता है आपको। क्या क्या सीखना होता है मेंस के पेपर का? एकमात्र चीज़ 80% पेपर आपके पढ़ाई टॉपिक से, खूब अच्छे से पढ़े हुए टॉपिक से आएगा, लेकिन 20% पेपर जो होगा ये आपको वहीं पर सोच कर लिखना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी में यह दायरा बढ़ जाता है, ये यूपीएससी में दायरा 40% का हो जाता है। यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 72 का हो, 71 का हो, 20% पेपर में ऐसा ही होगा GS1 GS2 में, जो वहीं पर आपको फ्रेम करके वहीं पर लिखना पड़ेगा। वो नहीं पढ़ के आएंगे आप। ठीक है, उसमें अगर फैक्चुअल हो गया जैसे शुक्र ग्रह इत्यादि के लिए, तो उसको आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा। लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वाला सवाल था, उसको आप आसानी से लिख ले जाएंगे अगर आपकी लेखन शैली अच्छी होगी तो, अगर टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो, पॉलिटी का नॉलेज होगा तो, करंट अफेयर पॉलिटी को जोड़ना जानते होंगे तो। इसीलिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? पढ़ना और लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। रटे रटाए सवाल से पास नहीं होते हैं। तो ये GS2 का पेपर था। आप बताने का क्या मतलब होगा भाई, क्या मकसद होगा कि आप इसे 3 घंटे में बैठ करके लिखने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।